अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हम कहते हैं बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ हमारा मुस्तकबिल नहीं है, हमारा हाल भी हैं। और अगर हम अपने बच्चों और इनके तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो नहीं देंगे तो ना हमारा हाल बदलेगा, ना मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर होगा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम बतौर माशरा अपनी ख़वातीन और बच्चियों को तो तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो रहे हैं और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी जिनसी ज़्यादतियों से महफूज रखने में नाकाम है। इस हवाले से कुछ रोज़ पहले जो नए हकायक और आदादो शुमार सामने आए हैं, उसने हमारे माशरे के एक और ख़तरनाक पहलू को उजागर कर दिया है। ये हकायक और आदादो शुमार देखकर अंदाज़ा होता है कि जिनसी हवस के दरिंदों से हमारी बच्चियाँ और ख़वातीन तो पहले ही गैर महफूज हैं, मगर अब हमारे बच्चे उनसे ज़्यादा गैर महफूज हैं। हमारे नुमाइंदे अहमद फराज के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब की ताज़ा रिपोर्ट में ये इंकशाफ सामने आया है कि पंजाब में बच्चियों से ज़्यादा बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात पेश आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बच्चों से ज़्यादती का तनासुब 69%, जबकि बच्चियों से ज़्यादती का तनासुब 31% है। अब अहम बात यह है कि महकमा दाखिला पंजाब की यह रिपोर्ट जनवरी 15 से जून 2023 के दरमियान यानी निस्फ साल के आदादो शुमार है, मगर इन 6 माह के दौरान भी जो आदादो शुमार सामने आए हैं वो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन 6 माह के दौरान सिर्फ पंजाब में बच्चों से जिनसी ज़्यादती के 1390 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 959 छोटे बच्चे और 431 छोटी बच्चियां शामिल हैं। और ये सिर्फ वो आदादो शुमार है जो पुलिस को रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुतासरीन की ऐसी बड़ी तादाद है जो समाजी दबाव और शर्म की वजह से ऐसे वाक़यात को सिर्फ इसलिए रिपोर्ट नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक लड़कों से ज़्यादती के केसेस में इजाफे की एक बड़ी वजह गुर्बत है, जिसकी वजह से लोग कम उम्र लड़कों को मजदूरी और मुलाजमत के लिए बाहर भेजने पर मजबूर हो जाते हैं। जबकि इसी रिपोर्ट में एक हैरानकुन बात यह भी सामने आई है कि बच्चों से जिनसी ज़्यादती करने वाले अक्सर अजनबी नहीं बल्कि उनके करीबी जान पहचान, रिश्तेदार और उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिनसी ज़्यादती के 1390 केसेस में से 55% वाक़यात में किसी पड़ोसी ने बच्चों से ज़्यादती की, जबकि 13% वाक़यात में कोई रिश्तेदार इस जुर्म में मुलविस था और 32% केसेस में किसी अजनबी ने बच्चों के साथ ये जुर्म सरजद किया। जबकि खदशा ये है कि ये आदादो शुमार भी अंडर रिपोर्टेड हैं, क्योंकि जब कोई करीबी जानने वाला इस किस्म के फेल में मुलविस पाया जाता है तो अक्सर औकात पुलिस को रिपोर्ट करने के बजाय आपस में भी इन मामलात को सुलझा लिया जाता है। इसलिए असल आदादो शुमार जो इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं वो दुरुस्त तौर पर सामने ही नहीं आते। अहम बात यह कि मुल्क में ख़वातीन, बच्चों और कमज़ोर तबकों से जिनसी ज़्यादती रोकने के लिए कई इकदाम किए गए हैं। इस हवाले से क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2016 सामने आया, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ एक्ट 2018, ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट 2020 समेत मुख्तलिफ कानून साजियाँ भी की गई हैं, मगर इसके बावजूद मुल्क में ख़वातीन और ख़ास तौर पर बच्चों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में कमी के बजाय मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से मुल्क में काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में बच्चों से जिनसी ज़्यादती के 2846 केसेस रिपोर्ट हुए, 2020 में 2960 केसेस, 2021 में 3852 केसेस, जबकि 2022 में 4253 केसेस बच्चों से जिनसी ज़्यादती के रिपोर्ट हुए। यानी कई अहम रियासती इकदाम और कानून को सख्त करने और सजाएं बढ़ाने के बावजूद मसला हल होने के बजाय संगीन हो रहा है। अहम बात यह है कि साहिल की इन रिपोर्ट्स में कमसिन लड़कियों से ज़्यादती का तनासुब अमूमी तौर पर कमसिन लड़कों से ज़्यादा है, मगर महकमा दाखिला पंजाब की इस रिपोर्ट में पहली बार यह इंकशाफ हुआ है कि कमसिन लड़कों से ज़्यादती का तनासुब कमसिन लड़कियों से कहीं ज़्यादा है। शायद इसकी वजह यह है कि हमारे माशरे में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत को और अहमियत पर अब ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे वालिदैन उन्हें अकेले बाहर जाने से रोकते हैं, बच्चियों से मेल जोल के मामले में भी ज़्यादा एहतियात की जाती है, मगर बच्चों के मामले में बेएहतियाती और लापरवाही ज़्यादा नजर आती है। गुर्बत की वजह से बच्चों को कम उम्र में काम पर भेजा जाता है। इसी तरह छोटे छोटे कामों के लिए भी बच्चे अकेले घर से बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से मुजरिमों तक इनकी रसाई ज़्यादा आसान हो जाती है। और शायद इसीलिए अब बच्चों से जिनसी ज़्यादती का शिकार बनने की केसेस में भी इजाफा हो रहा है। मगर यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात में इजाफा क्यों हो रहा है और हम इसकी रोकथाम में क्यों नाकाम है। हमें ये समझना होगा कि इन जराइम की रोकथाम के लिए कानून साजियाँ और कानून पर अमल दरामद तो ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बतौर माशरा हमारे माइंडसेट की तब्दीली। जब तक हम बच्चों से ज़्यादती के अहम मसले पर डिनाइल मोड में रहेंगे, मसला हल नहीं बल्कि मज़ीद संगीन होता जाएगा। हमारे माशरे का अलमिया यह है कि जब कभी इस हवाले से बहस का आगाज़ होता है तो पहले तो मसले की संगीनी से ही इनकार कर दिया जाता है, और संगीनी का इदराक होने के बाद भी माशरा अक्सर दो इंतहाओं के बीच में तकसीम नज़र आता है। एक तबका इन वाक़यात की रोकथाम के लिए सिर्फ सज़ाओं को सख्त से सख्त करने का और मुजरिमों को लटकाने मारने की ज़रूरत पर जोर देता है, तो दूसरी तरफ इन मामलात को
विक्टिम ब्लेमिंग, लिबास, बेहयाई और सोशल मीडिया की आज़ादी से जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से असल मुद्दा कहीं पीछे रह जाता है। इसलिए बतौर माशरा और ख़ास तौर पर वालिदैन को ये समझाना होगा कि इस मौजू पर बात करना और बच्चों को आगाही देना बेहयाई नहीं है, बल्कि बच्चों को वालिदैन की दी हुई आगाही और मुनासिब गुफ्तगू ही बच्चे को महफूज बचपन फराहम कर सकती है। और इसका आगाज़ घर से शुरू होने के बाद स्कूलों और मदारिस को भी इस आगाही मुहिम में अपना हिस्सा डालना होगा। कई तहकीकों और जायज़ों से ये बात हमारे सामने है कि अक्सर बच्चों से ज़्यादती करने वाले अफराद या तो उनके करीबी रिश्तेदार होते हैं या फिर करीबी मोहल्लेदार या उस्ताद या वो लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं और उन पर एतमाद करते हैं। लेकिन हकीकत में इन्हीं में से ऐसे अफराद भी होते हैं जो अक्सर औकात माशरे का नासूर साबित होते हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि अपने बच्चों के हवाले से किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं किया जा सकता और ना ही किसी जगह को मुकम्मल तौर पे महफूज समझा जा सकता है। और क्योंकि वालिदैन का हर वक्त बच्चों पर नज़र रखना या हर जगह बच्चों के साथ रहना मुमकिन नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि लाइफ स्किल बेस्ड तालीम के ज़रिए बच्चों को आगाह किया जाए कि वो खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे। बच्चों को दोस्ताना माहौल में गुड और बैड टच के फ़र्क से आगाह किया जाए। बच्चों को बताया जाए कि एक शख्स चाहे वो जितना करीबी जानने वाला क्यों ना हो, उसे भी जिस्म के हर हिस्से को छूने की इजाज़त नहीं है। और सबसे अहम यह है कि अगर बच्चे इस किस्म की शिकायत करें तो डांट डपट के बजाय ऐसा ट्रस्ट बिल्ड किया जाए कि बच्चे डरने के बजाय खुलकर इस पर बात करें। इस हवाले से बॉलीवुड अदाकार आमिर खान की कुछ साल पहले की गई एक कोशिश आज भी बहुत मददगार साबित हो सकती है। देखें वो कैसे बच्चों को उन्हीं की ज़बान में इस अहम मसले को सादगी से बयान कर रहे हैं। ज़रूरी है कि हम भी इसी तरह अपने बच्चों को घर, स्कूल और मदारिस में ये तालीम दें ताकि हमारे बच्चे महफूज रह सकें। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सारा अहमद ने, जो चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की। बहुत बहुत शुक्रिया सारा अहमद साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया है। सारा साहबा, अब जो रिपोर्ट आई है महकमा दाखिला पंजाब की चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, हम देख रहे हैं कि इससे जाहिर होता है कि पिछले कई सालों में जो वाक़यात बढ़ रहे थे कमसिन बच्चे और बच्चियों से ज़्यादती के, उसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। जबकि कानून साजी हमने काफ़ी की है। चाइल्ड अब्यूज़ एक्ट 2018 आया, ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट 2020 आया, लेकिन इसके बावजूद केसेस में कमी नज़र नहीं आ रही है। आप क्या समझती हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? जी थैंक यू शहजाद। बिल्कुल, आपने जो मुझे रिपोर्ट यहाँ पे हाईलाइट की है पंजाब में इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से, होम डिपार्टमेंट की तरफ से, जो आपने मेंशन किए, इसमें बहुत अलार्मिंग फिगर्स हैं। एंड यू आर राइट दैट हम ओवर द लास्ट मैनी इयर्स देखते हैं कि ये वाक़यात इनमें कमी नहीं आ रही, एक्चुअली देर इंक्रीजिंग। इसकी वजह जो है अंडरलाइंग फैक्टर्स मैं समझती हूँ, जहाँ आप सही कह रहे हैं कि कवानीन बेहतरीन मौजूद है, आई थिंक वी गॉट द बेस्ट ऑफ द लॉज अवेलेबल, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती इन देयर ट्रू सेंस। आई फील कि इदारे जो है वो सीरियसली काम नहीं कर रहे इस इशू के ऊपर। जैसे कि प्रोसिक्यूशन का जो अमल है, जुडिशरी का जो अमल है, इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है, इन चीज़ों में जो है इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, बिकॉज कवानीन मौजूद हैं। होता ही है, अगर हम बात करें अकाउंटेबिलिटी की, मुजरिम मैंने देखा अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, मुजरिम अरेस्ट हो जाता है, उसके बाद लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली नहीं हो रहा होता। मेरे सामने ऐसे वाक़यात आए हैं काफ़ी, एंड आई एम अ विटनेस टू इट, कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स कभी कभी इन्वॉल्व हो जाते हैं विद द कल्प्रिट, एंड वो जो है उसकी हेल्प कर रहे होते हैं उसको बेल दिलाने में, और कि केस कमज़ोर हो जाए। ऑल्सो विक्टिम प्रोटेक्शन पे हमारे यहाँ कोई जोर नहीं है, विक्टिम को प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, विक्टिम की फैमिली को हरासा किया जाता है, थ्रेट्स मिलती हैं ताकि वो केस से पीछे हो जाए। होता ये, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इतने हज़ारों केसेस में मुद्दई बना, कंप्लेनेंट बना और FIR करवाई, लेकिन जब विक्टिम ही नहीं आता आगे बोलने के लिए कि हमारे साथ कुछ हुआ, तो वो केस इतना कमजोर हो जाता है, देन वी कांट डू एनीथिंग। लेकिन ऑफ कोर्स जो हमारी प्रायोरिटी होती है, हैविंग सेड दिस, हमारी प्रायोरिटी होती है बच्चे को प्रोटेक्शन देना, बच्चे को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखना, वो हम कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, अपनी कैपेसिटी से भी ऊपर जाके। ये बात आपने दुरुस्त की कि जो कवानीन हमारे पास बने हुए हैं उस पर अमल दरामद होना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर बहस ये होती है सख्त से सख्त सजा दें, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, यानी कि जो कानून है उसके तहत वो जुर्म साबित भी कर सकें। लेकिन एक और मामला जो इस रिपोर्ट में हाईलाइट हुआ है वो ये है कि जो कमसिन लड़के हैं उनसे ज्यादतियों के जो वाकयात हैं उसकी शरह बढ़ रही है, यानी कि तकरीबन 70% जो चाइल्ड अब्यूज के केसेस हैं वो कमसिन लड़कों के साथ हैं। सारा इसकी वजह आप क्या समझती हैं?
जी शहजाद, बिल्कुल यू राइटली पॉइंटेड आउट। मेरे सामने भी बहुत सारे वाकयात आए। आई जस्ट कोट वन कि मदरसे में जो है मैंने देखे बहुत ज़्यादा मदरसों में जो बच्चे बॉयज़ माँ बाप समझते हैं कि वहाँ पे सेफ है उनका एडमिशन कराना, और वो रात को भी वहीं रहते हैं, वहाँ बोर्डिंग फैसिलिटीज़ भी होती हैं, इट्स लाइक अ हॉस्टल, वो वहाँ छोड़ देते हैं। और उनके साथ बहुत ज़्यादा वाकयात पेश आए हैं सेक्सुअल अब्यूज़ के, और कुछ केसेस में बच्चों को, लड़कों को, छोटे छोटे बच्चों को मार भी दिया गया, मतलब सेक्सुअल अब्यूज़ करके जो है ताकि वो आगे किसी को बता ना सकें, दे वर मर्डर्ड। तो ये बहुत रिसेंटली भी हुआ है। तो ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल, इसका मैं वजह समझती हूँ, मुझे लगता है कि माँ बाप को शायद लगता है कि गर्ल्स का जो मामला है वो सेंसिटिव है, और सिर्फ गर्ल्स ही जो है, फीमेल्स ही जो है वो सेक्सुअल अब्यूज का शिकार बनती हैं, बट विच इज़ रॉन्ग। नाउ वी हैव सीन के ये लड़कों के साथ भी हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है। तो और एक फ्रस्ट्रेशन है हमारी सोसाइटी में, बिकॉज यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है, लोग जो है वो एजुकेटेड नहीं, अवेयरनेस नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो ये सेक्सुअल अब्यूज करते हैं छोटे बच्चों के साथ, और उस तरह निकालते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन। तो मैंने ऐसा भी देखा कि जो इन वाकयात में मुलव्वस मुजरिम है शहजाद, वो कभी ना कभी अपनी जिंदगी में सेक्सुअल अब्यूज का खुद शिकार हुए हैं, जैसे हमने कसूर के वाकयात में भी देखा था। और वो इसीलिए वो बच्चों पे, जो कि जाहिर सी बात है उतने ताकतवर नहीं होते, उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी आपने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सोसाइटी को हमारे समझने की जरूरत है, क्योंकि आमतौर पे हमारे माशरे में ये देखा जाता है कि लड़कियों का फिर भी बनिस्बत ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि अंधेरा हो गया तो उसके बाद आप बाहर ना जाएं। मैं छोटी बच्चियों की बात कर रहा हूं, या अकेले बाहर ना जाएं, खेलने के औकात उनके होते हैं, उनको छोटे छोटे कामों के लिए नहीं भेजा जाता। लेकिन जो कमसिन लड़के हैं उनसे छोटे छोटे घर के भी काम कराए जाते हैं कि रोटी ले आओ, दही ले आओ, फलाना ले आओ, इस तरह के काम करवाए जाते हैं, तो उन पे ओवरसाइट कम होती है। शायद ये एक वजह है जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि जो बच्चों के साथ, लड़कों के साथ ज्यादती की शरह उसमें इजाफा हो रहा है। और ऑब्वियसली इसमें जस्ट टू ऐड ऑन दिस कि गुर्बत की वजह से भी हम देख रहे हैं कि जब बच्चों को आप काम करने बाहर भेजते हैं तो उसमें लड़कों की तादाद ज्यादा होती है। कोई वर्कशॉप में काम कर रहा है, कोई मैकेनिक के पास काम कर रहा है, ये भी एक वजह हो सकती है कि एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है। जी शहजाद, एंड ऑल्सो एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि ड्यू टू पावर्टी हो ये रहा है, यहाँ पे फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल पे कोई काम भी नहीं हो रहा, एंड उसकी वजह से उसका फायदा उठाते हुए फैमिलीज जो है पावर्टी को मद्देनजर रखते हुए एक एक फैमिली ने 6-7 बच्चे पैदा किए हैं, और वो उनको एज ए बिजनेस मॉडल एक्सप्लॉइट करते हैं। कुछ को घरों में रखवा देते हैं जहां से उनको महीने के 20-30 हज़ार रुपए मिलते हैं, और कुछ छोटे बच्चों को भीख पे लगाए हुए हैं। तो ये एक बिजनेस की तरह ऑपरेट हो रहा है, और उस पर हमें काम करने की जरूरत है। ऑल्सो प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो, हम लोग जो है वो प्रिवेंशन को प्रायोरिटी रखते हैं, क्योंकि हमारी जुरिसडिक्शन इज ओनली टिल प्रिवेंशन, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का अमल जो है वो तो ऑफकोर्स पुलिस का होता है। तो उस पर भी काम करने की, उसमें मीडिया का बड़ा अहम किरदार है, आपका चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमें हेल्प भी करता है। तो वो इंपॉर्टेंट है। हम अपनी हेल्पलाइन 1121 को एडवर्टाइज भी कर रहे हैं, हमने बेशुमार मैस अवेयरनेस कैंपेन्स रन किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैंपेन्स रन किए हैं, ताकि लोगों को पता चले कि एंड उनको क्रेडिबिलिटी आए इदारों के ऊपर कि वो रिपोर्ट करें केसेस, और अवेयरनेस और प्रिवेंशन। इस हवाले से हम माजी में भी प्रोग्राम से बात करते रहे कि लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है तालीमी इदारों में भी, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, मदरसों में। इसके अलावा वालिदैन किस तरीके से बच्चों से कम्युनिकेट करें ताकि वो अवेयरनेस बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि देखें हर मरतबा माँ बाप वालिदैन साथ हो ये तो मुमकिन नहीं है। तो बच्चों को इस बात की आगाही भी होनी चाहिए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। अगर खुदा ना खास्ता कोई आपका रिश्तेदार भी या कोई आस पड़ोस में कोई शख्स आपके करीब आने की कोशिश करता है, गलत तरीके से आपको छूता है, तो आपने किस तरीके से वहां से अपने आप को महफूज करना है, भागना है या शोर मचाना है, ये ट्रेनिंग्स भी बड़ी जरूरी है। You're absolutely right, and keeping this into consideration, हमने अपने ब्यूरो में स्किल डेवलपमेंट सिखा रहे हैं। हम जो हमारे अब्यूज विक्टिम्स रह रहे हैं, अदर देन फॉर्मल एजुकेशन, वी आर ट्रेनिंग देम ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, जिस तरह आपने मेंशन किया, हम नर्सिंग के कोर्सेज, बेकिंग के कोर्सेज, स्टिचिंग कोर्सेज, ताकि उनका जो है जरिए आमदन बन सके, दे कैन बी इंडिपेंडेंट। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी शहजाद, एक बात है, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इट्स वेरी अलार्मिंग दीज फिगर्स, इट्स नॉट गुड, एंड इस पर काम करने की जरूरत है। हैविंग सेड दिस, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया के, यू विल बी सरप्राइज्ड के एजुकेटेड डेवलप्ड नेशंस में, क्योंकि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था अभी रिसेंटली इटली में, रोम में, हमें अवार्ड भी मिला अपने काम पे जो हम चाइल्ड अब्यूज पे करते हैं। उधर वहां पे दूसरे ममालिक का जो रेशियो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का, वो हमसे कहीं ज्यादा था। तो ये बहुत बड़ा एक ग्लोबल इशू है जिस पे मिलकर काम बिल्कुल दुरुस्त बात है ये।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सारा अहमद साहबा हमारे साथ मौजूद थी, कह रही थी ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, ग्लोबल इशू है। बिल्कुल है, लेकिन हमें ऑब्वियसली अपने मुल्क को, अपने माशरे को महफूज बनाने के लिए ज़रूरी है कि कवानीन तो बनाए गए हैं, उस पर अमल दरामद भी हो और बच्चों को आगाही इस बात में, इस हवाले से ज़्यादा दी जाए, चाहे वो लड़के हों या छोटी लड़कियाँ हों, उन सबको आगाही देना इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को वो कैसे महफूज बना सकते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एक महीने से लापता हैं। 16 जून को आजम खान के भांजे सईद खान ने अपनी मुद्दत में आजम खान की गुमशुदगी की एफआईआर इस्लामाबाद के थाना कोसार में दर्ज करवाई थी और 20 जून को इस गुमशुदगी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब तक इस हवाले से 2 समातें हो चुकी हैं, जिसमें पुलिस की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का कोई सुराग नहीं मिल सका है। अदालत में पुलिस का मौक़िफ़ है कि उन्हें आजम खान का कोई सुराग नहीं मिल सका है, लेकिन हैरान कुन तौर पे वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का आजम खान की गुमशुदगी पर मौक़िफ़ पुलिस से यकसर मुख्तलिफ है। कल हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह से जब आजम खान की लापता होने के हवाले से सवाल किया गया तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक आजम खान की फैमिली को इल्म है कि वो कहाँ है और वो इस हवाले से मुतमईन है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि मेरी असेसमेंट है कि आजम खान की फैमिली से, आजम खान अपनी फैमिली से राब्ते में है, इसलिए उनकी फैमिली ने केस की पैरवी करना छोड़ दी है। सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं आजम खान साहब, पिछले 1-1.5 माह से उनका कुछ पता नहीं है। कहाँ है आजम खान साहब? उनकी जो है वो फैमिली को पूरी खबर है और वो बड़े मुतमईन है, और अगर वो ऐसा नहीं है तो उनको फिर हमारे तक आना चाहिए था। हम अपनी दरख्वास्त लेके और अपना मुकदमा दर्ज करवाने और उसकी तफ्तीश के लिए, लेकिन नहीं, वो तो अदालत भी बाकायदा गए, अदालत के अहकामात थे उनको प्रोड्यूस किया जाए। अगर आप कह रहे हैं मुतमईन है तो ये करने की जरूरत क्या थी उनको? घर बैठे रहते आराम से। वो इस चीज को परसू नहीं कर रहे, वो फैमिली के साथ राब्ते में है और मेरा ख्याल है कि वो आराम कर रहे हैं। नहीं, आज़ादी से आराम कर रहे हैं या तहवील में आराम कर रहे हैं? बड़े इत्मीनान के साथ हैं, जहाँ भी हैं बड़े खुश हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के दावे हैरान कुन हैं। उनका कहना है कि आजम खान जहां भी हैं आराम से हैं। राना सनाउल्लाह के दावों के बाद आजम खान के भांजे सईद खान, जो इस केस में मुद्दई भी हैं, उन्होंने हमसे राब्ता किया और राना सनाउल्लाह के दावों की तरदीद की और ये कहा है कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयानात से हमारी तशवीश में इजाफा हुआ है। इस वक्त आजम खान के भांजे सईद खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सईद खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने एफआईआर दर्ज करवाई, आपने हाईकोर्ट से रुजू किया कि लापता हैं, गुमशुदा हैं आजम खान साहब, लेकिन कल राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा है कि फैमिली की नॉलेज में है कि आजम खान साहब कहाँ है और आजम खान साहब की फैमिली उनसे राब्ते में भी है और मुतमईन है। क्या राना सनाउल्लाह साहब का यह दावा दुरुस्त है? जी सर, इस तरह के 15 जून से वो आजम खान साहब लापता हैं और 16 जून को मैंने एफआईआर दर्ज की है कोहिस्तार पुलिस स्टेशन में, और उस वक्त से आज तक उनके साथ ना किसी खानदान में किसी फर्द का कोई रास्ता नहीं है, ना खानदान में किसी को के बारे में इल्म है। तो वो जब से गायब हैं तो उस वक्त से अभी तक उससे कोई रास्ता नहीं हो सका है। किसी किस्म का राब्ता नहीं है, ना आपको ये पता है कि वो अगवा हुए हैं या किसी की हिरासत में? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं फैमिली को इस वक्त? नहीं, ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो अगवा हुए हैं, लेकिन वो 15 जून से गायब हैं और हम बार बार उनके फ़ोन पे हमने ट्राई भी की है, वो नहीं मिल रहे थे। तभी हमने एफआईआर दर्ज किया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने रेट भी दायर किया हुआ है, लेकिन अभी तक 1 महीना हो गया उनसे खानदान में किसी फर्द का कोई रास्ता नहीं हुआ है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक तो आप मुद्दई हैं उनके केस में, लेकिन आप कह रहे हैं कि खानदान में किसी फर्द से राब्ता नहीं है, यानी कि ये भी मुमकिन नहीं है कि आजम खान साहब की अहलिया से कोई राब्ता हो या उनके बच्चों से कोई राब्ता हुआ हो? किसी किस्म का राब्ता नहीं हुआ है? नहीं, उनकी वाइफ से या उनके बच्चों से या दूसरे खानदान के किसी फर्द से राब्ता नहीं हुआ है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब क्योंकि एक बड़ी अहम पोजीशन पर है, वजीर दाखिला है, वो कह रहे हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन ये है, तो पुलिस ने अभी तक कोई आपको हिंट दी है, कुछ इतला दी है कि कहाँ पे हो सकते हैं? किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह नहीं दी गई है। बाकी पुलिस अपने तरीके पे वो जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम उनके साथ पूरे तावन कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरह की कोई क्लू उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो कहाँ से है, किस तरह। सही ना, पुलिस ने आपको इन्फॉर्म किया ना, आप कह रहे हैं कि आपके इल्म में है वो कहाँ है, और आप कह रहे हैं कि बीवी बच्चे किसी से भी राब्ते में नहीं आजम खान साहब?
जी बिल्कुल सही। ये जरा बताइएगा कि आपने एफआईआर दर्ज की 16 तारीख को और इसके बाद ये मामला आपने रिट पिटीशन के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी लेके गए। आखिरी समाअत गालिबन 5 जुलाई को हुई थी और वहां पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते का वक्त दिया था पुलिस को कि पता करें कि कहां है आजम खान साहब। उसके बाद क्या हुआ इस मामले पर? नहीं सर, 5 जुलाई को जो चीफ जस्टिस साहब बीमारी की वजह से वो नहीं थे, उससे पहले की तारीख में वो पुलिस को बताया था कि उनके बारे में मालूमात है, लेकिन वो लास्ट जो डेट था वो 5 जुलाई को उस पर वो छुट्टी थी, वो नहीं थे अपनी बीमारी के सिलसिले में। तो वो नेक्स्ट डेट अभी आगे हमें मिलेगी, नहीं मिली अभी। अच्छा, अगली तारीख आपको मिली नहीं है। लेकिन कल राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा, जब हमने उनसे पूछा कि अगर फैमिली मुतमईन है तो क्या वजह है कि फैमिली ने पुलिस कंप्लेन भी की है, वो हाई कोर्ट भी गए हैं, तो इसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा था कि अब वो अपनी दरख्वास्त को परसू नहीं कर रहे, यानी कि वो मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा मामला है या अभी तक आप परसू कर रहे हैं उसको? हाई कोर्ट में जितनी भी तारीखें हुई, मैं बजाते खुद वहाँ पे वकील के साथ पेश हुआ हूँ। जितने भी ये 3-4 हेयरिंग्स हुई हैं उस सब में मैं और अपने वकील जो कासिम वदूद साहब हमारे वकील हैं, उनकी मौजूदगी में ये कोर्ट में मैं हाजिर हुआ हूँ। आप खुद हाजिर हुए, तो ऐसा नहीं है कि आपने मामले को आगे बढ़ाना छोड़ दिया है, परसू करना छोड़ दिया? बिल्कुल, पुलिस के साथ भी हमारी पूरी तावन है, हाई कोर्ट में भी जाते रहते हैं। तो बाकी अगर राना साहब ने कहा कि हमसे रब्ता करे तो अगर हम उनसे भी रब्ता करने की कोशिश कर लेते हैं कि अगर वो कोई हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो हम उनसे भी रब्ता करने की कोशिश कर लेते हैं। हाँ, उन्होंने ये कल कहा है कि वो हमसे रब्ता करें, केस करवाएं। केस तो आप रजिस्टर करवा चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमसे रब्ता करें, तो जरूर आप उनसे रब्ता कीजिएगा। लेकिन अब तक जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या क्लूज सामने आए हैं? क्योंकि कुछ कार्रवाई की जो थी समाअत की कार्रवाई वो हमारे सामने आई, तो उसमें था कि वो बगैर गार्ड्स के मीटिंग के लिए निकले थे, लेकिन सेफ सिटी कैमरा में उनकी गाड़ी आइडेंटिफाई नहीं हो सकी है। ऐसा है मामला? जी बिल्कुल। इसकी तफसील जरा बताइएगा। मतलब है कि अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन कोई ठोस उस पे नहीं पहुंची है कि उनकी गाड़ी या उनकी लोकेशन या दूसरी चीजें, तो उनके बारे में अभी कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंची हुई है। और सईद खान साहब, पिछले कई दिनों से ये अफवाहें सरगर्म थी, ट्विटर पर भी इस हवाले से कहा जा रहा था कि आजम खान साहब आएंगे और कोई बहुत धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब वैसे तो आजम खान साहब एक ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ में साबिक पाकिस्तान के जो वजीर आजम है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो इसीलिए इस बात को शायद इससे जोड़ा जा रहा था कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा हिरासत में थे, जेल में थे, लेकिन बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार किया, तो इसलिए यह कहा जा रहा था कि शायद आजम खान साहब भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें कुछ अहम बातें करेंगे। क्या इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है? इसके बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं है, क्योंकि वो 15 तारीख से गायब हैं, तो हमारे साथ कोई राब्ता नहीं हुआ है। तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ कि वो अभी वो खुद बता सकते हैं। अभी तो हमारा उनके साथ ना कोई राब्ता है, ना कोई किसी किस्म की मालूमात है, तो इसमें क्या इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। सही। और सईद खान साहब, 15 तारीख से पहले आप मुस्तकिल उनसे राब्ते में थे, कोई आपके इल्म में है कि किसी किस्म का दबाव उनके ऊपर हो हुकूमत की जानिब से? नहीं, कोई इस तरह दबाव नहीं था उनपे, कोई दबाव नहीं था। और आप राब्ते में हैं, आमतौर पे रहते थे उनसे? जी, मैं आमतौर पे उनके साथ राब्ते में था, लेकिन इस तरह की कोई उनके दबाव नहीं थी, क्योंकि हुकूमत खत्म होने की तकरीबन साल हो गया था। वो इस्लामाबाद में थे और वहाँ पे उनकी रिहाइश थी और रह रहे थे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सईद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और सईद खान साहब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लापता है आजम खान साहब, और 15 जून के बाद जब वो लापता हुए उसके बाद ना तो उनका कोई उनसे रब्ता है, वो मुद्दई हैं उनके केस में, ना उनकी फैमिली का यानी कि अहलिया और बच्चों से भी कोई रब्ता नहीं आजम खान साहब का। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमें इस वक्त पता नहीं है कि वो अगवा हुए हैं तो किसने किया है, कहाँ पर हैं। जबकि राना सनाउल्लाह साहब ने कल कहा था कि उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक फैमिली को ये मालूम है कि वो कहाँ पर है और अपनी फैमिली से वो राब्ते में भी हैं और फैमिली इस हवाले से मुतमईन है। लेकिन सईद खान साहब जो कि मुद्दई है इस केस में, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने IMF के एक और मुतालबे पर अमल दरामद करते हुए 2 रोज पहले बिजली की बुनियादी नर्ख में 4 रुपये 96 पैसे का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद बिजली की फी यूनिट औसत कीमत 24 रुपये 82 पैसे से बढ़कर 29 रुपये 78 पैसे फी यूनिट हो गई है। और इस इजाफे से हुकूमत सार्फिन से तकरीबन 477 अरब रुपए मजीद हासिल करेगी और मजमूई तौर पे 3280 अरब रुपए
का रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा। यानी आवाम पर मजीद 477 अरब रुपए का बोझ तो बढ़ेगा ही, लेकिन बिजली महंगी होने की वजह से महंगाई में मजीद इजाफा होगा जो पहले ही 29 से 30% है। यानी यहाँ भी हुकूमती नाअहली, निज़ाम की खामियों, लाइन लॉसेस और रिकवरी में नाकामी का बोझ वही सारिफ उठाएंगे जो पहले ही मुकम्मल बिल अदा कर रहे हैं। और बिजली के निज़ाम का ये मसला भी हमारे टैक्स निज़ाम जैसा है, जहाँ हर साल टैक्स चोरों और टैक्स ना देने वालों का बोझ टैक्स देने वालों पर डाला जाता है। नेपरा रुपए की कदर में कमी, महंगाई, शरह सूद में इजाफा और बिजली की खपत में कमी को बिजली की कीमत में इजाफे की वजह करार दे रहा है। बिजली की बुनियादी नर्ख में इजाफे के अलावा हुकूमत ने फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज की मद में यानी पावर सेक्टर के कर्ज उतारने के लिए 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट का सरचार्ज भी लगाया है, जिससे 335 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जीएसटी, इनकम टैक्स, टैरिफ रैशनलाइजेशन सरचार्ज समेत दीगर टैक्सेस भी शामिल किए जाएं तो बिजली की नर्ख में इजाफा मजीद 31% से बढ़ जाएगा, जिसका मतलब यह है कि बिजली का फी यूनिट ज्यादा से ज्यादा 50 से 56 रुपए तक पहुंच जाएगा। अब अहम बात यह कि पिछले साल जुलाई में ही बिजली की बुनियादी नर्ख में 7 रुपए 90 पैसे का इजाफा किया गया था और अब एक बार फिर पहले से महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। लेकिन इससे बड़ा मसला यह है कि जो मसला बताकर बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है वो मसला खत्म होता नजर नहीं आ रहा, और वो मसला है गर्दिशी कर्जे का, जो पिछले साल 2253 अरब रुपए था और उस वक्त बिजली की कीमत में इजाफे पर यह बताया गया था कि इससे गर्दिशी कर्जे में मजीद इजाफा नहीं होगा, गर्दिशी कर्जा रुक जाएगा। और अब एक बार फिर वजीर आजम यही बता रहे हैं कि बिजली के नर्ख में इजाफा IMF का मुतालबा तो जरूर है, लेकिन हम अपना गर्दिशी कर्जा कहां लेकर जाएं? बिजली के नर्खों में बदकिस्मती से हमें यह इजाफा करना पड़ रहा है और वो IMF की डिमांड तो है ही है, लेकिन वो जो सर्कुलर डेट जो है वो हम कहां ले जाएं? लाइन लॉसेस हैं, कोई शक नहीं, ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, कोई शक नहीं, बिलिंग बिल्कुल आपकी बिलिंग का बेड़ा गर्क हुआ हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए किया जा रहा है, मगर हकीकत यह है कि ना पहले ऐसा हुआ है और ना अब ऐसा होने की कोई गारंटी है, क्योंकि पिछले साल भी बिजली की कीमत में इजाफे के बावजूद गर्दिशी कर्जे में कमी के बजाय 394 अरब रुपए का इजाफा देखा गया, जिसकी एक बड़ी वजह नून लीग के पिछले दौर में लगाए गए पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स है। क्योंकि अहम बात यह है कि इस वक्त बिजली की बुनियादी नर्ख में कैपेसिटी पेमेंट का हिस्सा 71% तक है, यानी कि 1870 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछली हुकूमत कैपेसिटी पेमेंट्स के इस मसले को बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफे की बड़ी वजह करार देती थी, मगर नून लीग जिनके दौर में टेक और पे ये पावर प्लांट्स लगाए गए थे वो कैपेसिटी पेमेंट को मसला नहीं समझते थे। और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बताते थे कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो बड़ी आसानी से बिजली की कीमत कम करके ये मसला हल कर लेंगे। क्या इस वक्त 4.5 रुपए बिजली और बढ़ानी चाहिए? हम समझते हैं बिजली के रेट तो कम होने चाहिए। इस वक्त मसला यह है कि दे आर नॉट सेलिंग एज मच इलेक्ट्रिसिटी एज दे शुड। अब नून को आने दें, हम रेट कम करेंगे, हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, हम इंशाल्लाह 35,000 मेगावाट आवर्स लेके जाएंगे। आप देखिएगा सीजनल इफेक्ट कम करेंगे और हम आपको सर्कुलर डेट भी खत्म करके दिखाएंगे और रेट कम करके दिखाएंगे। हम आएंगे तो बिजली सस्ती करेंगे, इन्फ्लेशन कम करेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे तो बिजली भी सस्ती करेंगे, हम बिजली के ऊपर इंडस्ट्री को लेकर आएंगे, हम साइक्लिक कम करेंगे। आप TND लॉसेस बढ़ा दिए, इन्होंने बिल कलेक्शन कम कर दी, इन्होंने मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करी। अब ये दावे थे, लेकिन पिछले साल 7 रुपए 90 पैसे का इजाफा हुआ बेस टैरिफ में। इस साल तकरीबन 5 रुपए का इजाफा किया है, लेकिन सर्कुलर डेट कम होने के बजाय मजीद बढ़ रहा है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है समीउल्लाह तारिक साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अब पिछले साल जब 7 रुपए 90 पैसे का इजाफा किया गया था तब भी यही कहा था कि अब जो सर्कुलर डेट है वो मजीद नहीं बढ़ेगा। इस साल भी यही दावे किए जा रहे हैं, लेकिन खुद वजीर आजम ये कह रहे हैं कि बिजली की चोरी भी है, लाइन लॉसेस भी है, रिकवरी भी कम है। तो क्या एक ही तरीके से हम इस सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजली की कीमतें बढ़ाते जाएं, लेकिन उसका इंपैक्ट तो नहीं आ रहा है सर्कुलर डेट पर? देखें शहजाद, ये जो बिजली का सेक्टर है ना, ये इकोनॉमी का सबसेट है ना। तो अगर पीछे से प्रेशर है, फॉर एग्जांपल जो बिजली की कीमत बढ़ने के इस दफा की रीजन है वो एक तो ये कि जितनी कैपेसिटी हमारी लग रही है, क्योंकि हम तो लीनियर एक्सपेंशन के साथ आते हैं ना। फॉर एग्जांपल के 6% हर साल हम कैपेसिटी बढ़ाते चले जाते हैं कि ग्रोथ आएगी 6% हर साल बिजली की कंजम्पशन में। तो वो उस हिसाब से फॉर एग्जांपल एक साल से नहीं आई, 10% इस साल डिमांड कम हो गई, डिस्पैच लेवल कम हो गया, जिसके मुख्तलिफ रीजन है। एक तो फ्यूल की कमी है, दूसरा इकोनॉमिक स्लो डाउन है, फिर इसके बाद करेंसी डिवैल्यू हो गई, इसके अलावा इन्फ्लेशन हो गई, इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट बढ़ गया।
तो आप ये देखें, ये इकोनॉमी का सबसेट है ना, तो ये सब चीजों का इम्पैक्ट बिजली के सेक्टर के ऊपर आ रहा है। अगर आप देखें ओवरऑल फ्यूल कॉस्ट तो शायद नीचे गई है बिजली, लेकिन एक ओवरऑल कॉस्ट बढ़ गई। इसी तरह अगले साल भी जो टैरिफ अभी आया है उसमें आप देखें फ्यूल कॉस्ट यहाँ से सिग्निफिकेंटली नीचे है, लेकिन अब जो है हमारा बिजली के टैरिफ का 71% कैपेसिटी पेमेंट्स है, क्योंकि जो है आपके न्यूक्लियर या लोकल कोल या जो हाइडल है इनकी कैपेसिटी पेमेंट्स ही मेजर पार्ट होता है टोटल टैरिफ का। तो इस तरह आप देखें कि जब तक इकोनॉमी जो है वो ओवरऑल, अगर इंडस्ट्रियल डिमांड अगर ग्रो नहीं होगी, अगर एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री ज्यादा बिजली कंज्यूम नहीं करेगी, अगर आप क्रॉस सब्सिडी का कोई सोल्यूशन नहीं करेंगे, टीएनडी गवर्नेंस इंप्रूव नहीं करेंगे, यानी प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक आप इन मसलों से निकल नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आज रेवेन्यू रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई है 3.28 ट्रिलियन की, जाहिर है अगले साल ये इससे भी बढ़ जाएगी। इस साल इन्होंने बिजली का जो डॉलर का एवरेज रेट है वो 286 लिया है, जाहिर है अगले साल ये इससे भी ज्यादा लेना होगा। तो ये तो जब तक आप जो नेटवर्क लगा हुआ है इसको, या जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल लगा हुआ है इसको बिल्कुल ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं करेंगे, जब तक आपका टैरिफ जो है वो ठीक नहीं हो पाएगा। इसमें रुकावट क्या है? क्योंकि देखें पहले भी यही तनकीद होती रही है कि जो रिकवरी है वो कम है, थेफ्ट है, इसमें चोरी है, कुंडे लगते हैं, फिर इसके अलावा जो लाइन लॉसेस हैं वो एक बड़ा बुनियादी मसला है हमारे सिस्टम का। तो इस पे कोई तवज्जो दी जा रही है, कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है? वरना तो फिर हर साल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर डिवैल्यूएशन होगी, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो आपको फिर चार्जेस बढ़ाने पड़ेंगे, टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसका तो बेस्ट सोल्यूशन, इसके मुख्तलिफ सोल्यूशन है। एक तो ये कि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ाने के लिए, जो जैसे वो मिफ्ता साहब ने भी बात की थी, इंडस्ट्रियल डिमांड हमारी तकरीबन 20% है टोटल कंजम्पशन का। ये दुनिया भर में 40 से 50% होता है, हमारे यहाँ उल्टा है। जो डोमेस्टिक यानी रेसिडेंशियल सेक्टर की डिमांड है वो तकरीबन 45% है। तो ये इसकी वजह से ये होता है कि जो डोमेस्टिक यानी जो रेसिडेंशियल डिमांड है उसमें ये कूलिंग का लोड होता है, एसीज का, और फिर जब वो कूलिंग का लोड खत्म होता है तो एकदम से डिमांड नीचे आ जाती है। इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको एक तो जो कैप्टिव पे इंडस्ट्री लगी हुई है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टू द ग्रिड। उसके लिए कुछ प्राइस में आपको इन्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा जाहिर है, और कुछ जो है वहां से आपको फोर्स यूज करनी पड़ेगी कि जो कैप्टिव को जो गैस जा रही है, जाहिर है वहां गैस का भी एक बहरान है। दूसरा ये कि आपको डोमेस्टिक का जो हीटिंग का लोड है, यानी जो कुकिंग का और गीजर का, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बिजली पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि गैस है नहीं। इस तरह आपकी बिजली की कंजम्पशन ओवरऑल बढ़ेगी तो कैपेसिटीज का लोड कम होगा। इसके अलावा ये कि आपके पास फ्यूल कॉस्ट का लोड बहुत था। अब अगर जब तक आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट में पैसे नहीं है, जब तक आप खुल के कोयले की इंपोर्ट की एलसीज नहीं खोल सक रहे या इंपोर्टेड फ्यूल की एलसीज नहीं खोल सक रहे, तो जाहिर है उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आप जब तक आपका एक वाइब्रेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल सेक्टर बिजली की मेजर कंजम्पशन नहीं लेगा, जब तक जो है वो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप वहां से इंपोर्ट के लिए ना उनके लिए फ्यूल और ना ही उनके लिए जो कैपेसिटी पेमेंट्स के डॉलर रिलीज करने वो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तो ओवरऑल इकोनॉमी का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जैसे आपने बात की, या गवर्नेंस की बात की, या रिकवरी की बात की, इसमें टेम्पररी तो गवर्नमेंट जाहिर है वो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट ला सकती है, लेकिन इसका असल सोल्यूशन ये है कि आप ये जो जितनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, लेस्को, फेस्को, 2016 में हम जो है वो प्राइवेटाइजेशन के काफी करीब आ गए थे लेस्को, फेस्को के, लेकिन फिर वो नहीं हो पाई। तो अगर इनको प्राइवेटाइज कर दें तो इससे काफी जो है वो बेहतरी आ जाएगी कि जो है प्राइवेटाइज्ड एंटिटीज की परफॉर्मेंस जनरली काफी बेहतर होती है। अगर आप हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर में भी देखें, एक जमाने में बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा लॉस करता था और जो है गवर्नमेंट हर साल पैसा इंजेक्ट करती थी सेक्टर के अंदर। इसकी जगह अब जो है बैंकिंग सेक्टर वो जो है वो इतने ज्यादा जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहा है, प्रॉफिट भी कर रहा है और गवर्नमेंट को टैक्स में इतना पैसा भी दे रहा है। इसके अलावा ये जो कैपेसिटी पेमेंट का इशू है, इस साल 1870 अरब रुपए जो है वो कैपेसिटी पेमेंट के जरिए आएंगे, और पीटीआई की हुकूमत इस हवाले से बड़ी तनकीद करती रही माजी की हुकूमत पे कि आपने सारे प्लान्स जो है वो टेक और पे पे लगा दिए, सॉवरेन गारंटीज के साथ लगा दिए और ये रकम जो है कैपेसिटी पेमेंट की बढ़ती जाएगी। बट जैसे आपने भी कहा, मिफ्ता इस्माइल साहब का जो हमने बयान सुनाया कि आप कंजम्पशन बढ़ाएं तो ऑटोमेटिकली पर यूनिट कैपेसिटी कॉस्ट जो है वो कम होती रहेगी। आपको लगता है कि इस तरीके से हो सकता है, या फिर आपको जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है आपकी इन प्लांट्स पे उसको रीप्रोफाइल करना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको इकदाम उठाने पड़ेंगे? देखिए, रीप्रोफाइल तो शायद जो है वो डिपेंड करता है आपकी पोजीशन क्या है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अगर रीप्रोफाइल करने के लिए तो जाहिर है सारे लेंडर्स की आपको वो चाहिए ना परमिशन और उनका नोट चाहिए, वरना इसके बगैर तो वो जाहिर है आप जो उसका ओरिजिनल रीपेमेंट स्केड्यूल है वो तो चेंज नहीं हो सकता। अगर हो सकता है, अगर लेंडर्स अग्री करते हैं तो करना चाहिए, वरना तो आपको डिमांड बढ़ा के इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा।
इस तरह जिस अभी तो हमारा मसला ये है कि हमारी डिमांड की ग्रोथ जो है वो कम है और जो हमारे पावर प्लांट्स आ गए उनकी ग्रोथ ज्यादा है, क्योंकि ये तो मॉड्यूलर एक्सपेंशन होती है ना, 1200 मेगावाट के प्लांट आ रहे हैं, डिमांड ग्रो नहीं हुई, इस साल उल्टा नीचे चली गई। तो इसको जब तक आप ग्रोथ मॉडल पे नहीं लाएंगे ये जो है ये स्प्रेड आउट नहीं होगा। लेकिन आपको लग रहा है कि ये अब आखिरी साल है जिसमें हम टैरिफ बढ़ाएंगे और इसके बाद जो आपने मेजर्स बताए वो हम लेना शुरू कर देंगे? क्योंकि इस वक्त एज ऑफ नाउ जब आप कह रहे हैं कि यार जो कुकिंग है डोमेस्टिक को वो भी लेके जानी पड़ेगी, अपनी इलेक्ट्रिक पर गीजर अगर हीटिंग है तो वो भी लेके जानी पड़ेगी, ये इस कॉस्ट पे 30 रुपए पर यूनिट एवरेज कॉस्ट पे ये कैसे लेके जाएंगे सार्फिन? उनके लिए तो बिल्कुल ये सुसाइडल होगा। ये बिल्कुल है। और दूसरा हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है कि एनर्जी प्राइसिंग में डिस्पैरिटी बहुत है। मैं आपको मिसाल दूं कि गैस की प्राइस अगर आज 1100 रुपए MMBTU है तो बिजली की प्राइस तो 4000 रुपए से ज्यादा है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो है वो इवन LPG की प्राइस भी बहुत ज्यादा, जो डोमेस्टिक गैस है उसके मुकाबले में LPG भी बहुत महंगी है। तो अब मसला ये है कि हमारे पास अवेलेबल अब महंगे फ्यूल ही रह गए और गैस चूंकि सस्ता फ्यूल है तो उसके ऊपर फिर लड़ाई ज्यादा है। फिर आपने देखा वहां वेस्टेड इंटरेस्ट भी बहुत है कि किसको मिले और किसको ना मिले और किस प्राइस पे मिले। तो एक तो ये कि पर MMBTU वाइज हमें जो मुख्तलिफ फ्यूल्स या मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज की जो प्राइसेस हैं वो भी एक लेवल पे लाने की जरूरत है कि फिर कस्टमर के पास रैशनल ऑप्शन हो ना। आप अगर कस्टमर को बहुत बहुत शुक्रिया। समीर और तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।